हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू प्लस एकेडमी। आज की वीडियो में हम विलियम वर्ड्सवर्थ के क्वेश्चंस की सीरीज करने वाले हैं। यह उन सभी एस्पायरेंट्स के लिए है जो यूपीटीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, जीआईसी लेक्चरर, एनवीएस, केवीएस किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं। सभी के लिए ये वीडियो बहुत ही इम्पॉर्टेंट होगा, तो मेरे साथ वीडियो में अंत तक बने रहिए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं। Question number 1. Let nature be your teacher occurs in which of the following poem? Let nature be your teacher. नेचर को अपना टीचर बनने दो, ये लाइनें कहाँ पाई जाती हैं? टिंटन अवे, द टेबल्स टर्न, द प्रिल्यूड, सॉलिटरी रिवर। सॉलिटरी रिवर, ध्यान रखिएगा ये सभी विलियम वर्ड्सवर्थ की पोएम है, बहुत ही फेमस पोएम है। और ये जो लाइनें आती हैं लेट नेचर बी योर टीचर, ये कई बार एग्जाम में पूछी जा सकती है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा टेबल्स टर्न, द टेबल्स टर्न। ये विलियम वर्ड्सवर्थ की एक फेमस पोएम है टेबल्स टर्न, जिसको पब्लिश किया गया था 1798 में। आप सभी को पता है विलियम वर्ड्सवर्थ और एसटी कॉलेज ने मिलकर लिरिकल बैलेट्स पब्लिश किया था, और लिरिकल बैलेट्स का फर्स्ट एडिशन जो आया था 1798 में आया था। उसमें जो विलियम वर्ड्सवर्थ थे इनकी 19 पोएम्स होती हैं और 4 पोएम होती हैं एसटी कॉलेज की, उसी में एक पोएम होती है द टेबल्स टर्न। तो इसमें जो द टेबल्स टर्न में जो विलियम वर्ड्सवर्थ हैं वो कहते हैं कि आपको बहुत ज़्यादा किताबों से नहीं सीखना है, बल्कि आप नेचर में जाओ, नेचर में आप बेहतर सीख सकते हो। तो इस लाइनों को ध्यान रखिएगा, नेचर को अपना टीचर बनने दो, द टेबल टर्न से आती है। क्वेश्चन नंबर 2. विच ऑफ द फॉलोइंग क्रिटिक्स कंसिडर्स अ पोएट एज अ मैन स्पीकिंग टू मैन? अ मैन स्पीकिंग टू मैन। किस क्रिटिक्स ने किस पोएट को कहा था विलियम वर्ड्सवर्थ? सर फिलिप सिडनी, टी.एस. एलियट, मैथ्यू आर्नल्ड। जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा विलियम वर्ड्सवर्थ। विलियम वर्ड्सवर्थ को क्रिटिक्स ने कहा था मैन स्पीकिंग टू मैन, ये ऐसा आदमी है जो आदमियों की बात करता है। तो हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा विलियम वर्ड्सवर्थ के लिए बात कहिएगा मैन स्पीकिंग टू मैन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3. In which of the following poems occurs the phrase the still sad music of humanity? The still sad music of humanity. Ode on intimations of immortality, माइकल अ पास्टोरल पोएम, सॉलिटरी रिपर, टिंटन अवे। किसकी लाइन्स हैं ये? तो हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हैं टिंटन अवे की, बहुत ही फेमस है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ध्यान रखिएगा ये लाइन कई बार टीजीटी पीजीटी के एग्ज़ाम में पूछी जा चुकी है, तो ध्यान रखिएगा ये कहाँ से आती है, टिंटन अवे से आती हैं। इसका मतलब होता है ये एक लिरिक है जो टिंटन अवे, इसको कंपोज किया गया था विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा। इसका फुल टाइटल क्या था? द फुल टाइटल ऑफ द पोएम इज लाइन्स composed a few miles above Tinton away on revisiting the bank of WYE during a tour July 13। ये वाई रिवर है, कभी कभी पूछ लिया जाता टिंटन अवे जो लिखा गया था वो किस नदी के पास, तो बैंक्स ऑफ वाई रिवर। और कब पब्लिश किया था टिंटन अवे को? 1798, 1798 में जब लिरिकल बैलेट्स पब्लिश किया गया था। तो ध्यान रखिएगा ये लाइन पूछी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4. हु सजेस्टेड द फॉलोइंग थ्योरी अबाउट पोएट्री? पोएट्री इज द स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग्स। इट टेक्स इट्स ओरिजिन फ्रॉम इमोशन रिकलेक्टेड इन ट्रंक्विलिटी। द पोएट्री इज स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग्स। जो पोइट्री है वो स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो है अपने फीलिंग्स का, जो हमारे अंदर फीलिंग्स आती है
इट टेक्स इट्स वर्जिन, इसका जो वर्जिन होता है, जो उत्पन्न होता है इमोशन से होता है, जो कि ट्रैंक्विलिटी मतलब एकांत में आती है, यानी कि जब एकांत में रहकर हम सोचते हैं किसी चीज़ को, तो जो लाइंस हमसे निकल कर आती हैं या किसी कब से आती हैं वो पोइट्री कहलाती है। और ये किसने कहा था, यानी कि किसकी लाइन है? विलियम वर्ड्सवर्थ की, एस.टी. कॉलरिज की, पी.वी. शेली है, विलियम ब्लेक की? आप सभी को पता है ये लाइंस किसकी हैं? विलियम वर्ड्सवर्थ की। पोइट्री की जो थ्योरी दी थी, ये थ्योरी विलियम वर्ड्सवर्थ ने दी थी। ही डिफाइंस पोइट्री इन हिज प्रीफेस टू लिरिकल बैलेट्स। कहाँ दिया था इन्होंने इस पोइट्री की लाइंस को? प्रीफेस टू लिरिकल बैलेट्स। एज पोइट्री इज द स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग्स। तो ये प्रीफेस टू लिरिकल बैलेट्स में दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। द ओरिजिनल टाइटल ऑफ which of the Wordsworth following poem was a poem on the growth of an individual mind? ये किस पोएम का ओरिजिनल टाइटल है? क्या कह रहे हैं? ओरिजिनल टाइटल ऑफ which Wordsworth following poem? लूसी पोएम्स, द प्रिल्यूड, द ओड ऑन इंटीमेशंस ऑफ इमोर्टेलिटी, टिंटन अवे। जो हमारा फिफ्थ का करेक्ट आंसर हो जाएगा, फिफ्थ का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, प्रिल्यूड। ये जो प्रिल्यूड है, इसका जो ओरिजिनल टाइटल था अ पोएम ऑन द ग्रोथ ऑफ एन इंडिविजुअल माइंड। तो आप सभी को पता है जो प्रिल्यूड लिखा गया था ये ब्लैंक वर्ज में लिखा गया था विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा, और पब्लिश तो हुआ पोस्टहमसली, मतलब होता है इनके मरने के बाद। इनके मरने के बाद का पब्लिश किया था। 1850 में ही डेथ हुई थी, और उसी समय इनकी वाइफ जो थी उन्होंने पब्लिश किया था। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? प्रिल्यूड। प्रिल्यूड का ये ओरिजिनल टाइटल था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। व्हेन वाज लिरिकल बैलेट पब्लिश्ड? लिरिकल बैलेट को कब पब्लिश किया गया था? ध्यान रखिएगा, 1798, 1800, 1802, 1805। हमारा जो 6 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, 1798। ध्यान रखिएगा, लिरिकल बैलेट जब फर्स्ट टाइम पब्लिश किया गया, फर्स्ट एडिशन, और लिरिकल बैलेट का सेकंड एडिशन आया था 1800 में, ध्यान रखिएगा। और थर्ड एडिशन जो आया था 1802, और इसका फोर्थ और फाइनल एडिशन आया था 1805 में। तो ये 4 एडिशन पब्लिश किए हैं, और चारों की डेट ध्यान रखिएगा। 1798 फर्स्ट, 1800 में सेकेंड एडिशन, 1802 में थर्ड, और फर्स्ट फाइनल यानी कि फिफ्थ 1805, 1805। तो ये पूछा जाता है, इसलिए आप ध्यान रखिएगा। और जो लिरिकल बैलेट फर्स्ट टाइम पब्लिश किया गया था, इसमें टोटल 23 पोएम्स थी। 19 थी वर्ड्सवर्थ की, और 4 पोएम थी एस.टी. कॉलरिज की। तो टोटल 23 पोएम्स थी। तो इस तरीके से हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 1798। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। पोइट्री इज द फर्स्ट एंड लास्ट ऑफ ऑल नॉलेज, इट इज़ एज इमोर्टल एज द हार्ट ऑफ मैन। हु रोड दीज लाइन्स? इस लाइन को किसने लिखा है? पोइट्री इज द फर्स्ट, पोइट्री फर्स्ट यानी कि प्रारंभिक, एंड द लास्ट ऑफ नॉलेज यानी कि पोइट्री का जो कहना चाह रहे हैं कि वो स्टार्ट भी होता है और अंत भी होता है। और क्या होता है? इट इज़ एज इमोर्टल एज द हार्ट ऑफ मैन, और यह अमर होता है आदमी के हार्ट की तरह। यानी कि पोइट्री आपने एक बार कुछ भी लिख दिया तो हमेशा के लिए अमर हो जाएगा, लोग उसको पढ़ते रहेंगे और वो हमेशा के लिए अमर हो जाएगा। किसने लिखा ये लाइन? पोइट्री इज़ द फर्स्ट एंड लास्ट ऑफ ऑल नॉलेज, इट इज़ एज इमोर्टल एज द हार्ट ऑफ मैन। पी.वी. शेली, एस.टी. कॉलरिज, विलियम वर्ड्सवर्थ, जॉन कीट्स। हमारा जो 7 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, विलियम वर्ड्सवर्थ ने ये लाइन लिखी है। ध्यान रखिएगा, विलियम वर्ड्सवर्थ ने ये लाइन लिखी हैं। और कहाँ लिखा है? 1798 के जो पहला लिरिकल बैलेट्स पब्लिश किया था, प्रीफेस टू लिरिकल बैलेट्स पे ये लाइन कहते हैं।
Wordsworth argues that poetry is more closely united with the universal truth of human experience than with any other discipline. तो ये लाइनें विलियम वर्ड्सवर्थ कहते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8. In 1719, 8 edition of lyrical ballads did not contain which of the following. 1798 का जो एडिशन आया था लिरिकल बैलेड्स का, उसमें क्या चीज़ नहीं था? 19 पोएम ऑफ विलियम वर्ड्सवर्थ, नेम ऑफ एस टी कॉलेज, 4 पोएम्स ऑफ एस टी कॉलेज, नन ऑफ दीज. तो हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर डी. ध्यान रखिएगा, कह रहा कौन सा कंटेंट नहीं है, तो ध्यान रखिएगा 19 पोएम विलियम वर्ड्सवर्थ की थी और 4 पोएम. ध्यान रखिएगा ये भी ऑप्शन हमारा करेक्ट नहीं होगा, यानी कि लिरिकल बैलेड्स के पब्लिकेशंस के हिसाब से इसमें ये ऑप्शन फिट नहीं हो रहा है. मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कि 19 पोएम जो थी विलियम वर्ड्सवर्थ की थी, 4 पोएम जो थी एस टी कॉलरिज की थी, और फर्स्ट एडिशन में ना तो विलियम वर्ड्सवर्थ का नेम आता है पब्लिकेशन में, ना ही एस टी कॉलरिज का नेम आता है, तो एस टी कॉलरिज का भी नेम नहीं था. और सेकेंड एडिशन जो 1800 में आता है उस पर केवल वर्ड्सवर्थ का नाम था. तो ये बात आप कंफर्म कर लीजिए कि पहले एडिशन में किसी का नाम नहीं था दोनों पोइट्स का, और सेकेंड एडिशन में केवल 1800 वाले में वर्ड्सवर्थ का नाम आता है, एस टी कॉलेज का उसमें भी नाम नहीं आता. तो हमारा करेक्ट आंसर नन ऑफ दीज हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9. व्हाट इज द नेम ऑफ द रिवर मेंशन इन द पोएम लाइन्स कंपोज्ड ऑफ फ्यू माइल्स अबव टिंटन अबे. ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. इसमें वो कौन सी नदी थी जो पोएम में मेंशन की गई है टिंटन अबे में? पूरा नाम क्या था? लाइन्स कंपोज्ड ऑफ फ्यू माइल्स अबव टिंटन अबे. नाइल, वाई, ध्यान रखिएगा ये इरर है, WYE, रिवर का नाम ये है. हमारा ये ऑप्शन गलत है, आई हो गया. तो जो करेक्ट ऑप्शन होता ना तो नील होता, ना थेम्स होता, ना नाप दीज नहीं, ये वाई रिवर होता है. हमारा करेक्ट आंसर वाई रिवर हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. नो नाइटिंगेल डिड एवर चांट. किसी नाइटिंगेल ने इतना मधुर गीत नहीं गाया होगा. मोर वेलकम नोट द वेरी बैंड्स ऑफ ट्रेवल्स इन सम संडे हैंड्स अमंग अरेबियन सैंड्स. कह रहे हैं कि इतना मधुर सॉन्ग तो किसी नाइटिंगेल ने भी नहीं गाया होगा जितना कि ये औरत गा रही है. और क्या कह रहे हैं कि जो अरेबियन सैंड्स है इसमें जो लोग जा रहे हैं, जो थक हार गए हैं, उनको कितना सुकून दे रहा है ये आवाज़. विच ऑफ द फॉलोइंग पोएम बाय विलियम वर्ड्सवर्थ कंटेन द अबव मेंशन लाइन. किस में पाई जाती हैं? हमारा फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा टिंटन अबे, डैफोडिल, सॉलिटरी रिवर, 3 years शी ग्रू इन सन और सावर. तो ये लाइन सॉलिटरी रिवर की है. ध्यान रखिएगा, बहुत ही फेमस लाइन है. सॉलिटरी रिवर में वो लड़की होती है जो ये गीत गाती है. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11. विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क इज अ प्रोडक्ट ऑफ लेटर फेज ऑफ विलियम वर्ड्सवर्थ कैरियर. पूछा जा रहा है इसमें से कौन सा ऐसा वर्क है जो विलियम वर्ड्सवर्थ के लेटर फेज, अंतिम फेज का है. द बॉर्डर्स, द डिस्क्रिप्टिव स्केचेस एंड इवनिंग वॉक, द थॉर्न. क्वेश्चन नंबर 11 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, द बॉर्डर्स. तो बॉर्डर्स जो है ये विलियम वर्ड्सवर्थ के लेटर फेज का वर्क है. तो ये कब लिखा गया था? बॉर्डर्स, पहली बात तो ये बॉर्डर्स एक ट्रेजेडी है, वर्स ट्रेजेडी में लिखा गया है. 5 एक्ट में लिखा गया, वर्स ट्रेजेडी है. और ये जो था ये इनके लेटर फेज का वर्क है. ध्यान रखिएगा. बाकी ये सब जितने भी डिस्क्रिप्टिव से जो यूनिंग वाक ये बहुत पहले लिखे गए हैं, स्टार्टिंग के हैं. तो लेटर फेज का द बॉर्डर्स है. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12. इन विच ऑफ द फॉलोइंग पोएम्स डज द पोएट एक्सप्रेस व्हाट आर द थीम सॉन्ग कुड हैव नो एंडिंग. ओ टू द वेस्ट विंड, टू अ स्काईलार्क, द सॉलिटरी रिवर, ओ टू अ नाइटिंगेल. क्वेश्चन नंबर 12 का
जो करेक्ट आंसर हो जाएगा द सॉलिटरी रीपर। कह रहे हैं व्हाट आर द थीम। सॉलिटरी रीपर में फिर वो जो कवि है यानी कि वर्ड्सवर्थ वो कह रहे हैं कि वो जो गाना गा रही है लड़की, व्हाट आर द थीम, उसका थीम क्या है। सॉन्ग कुड हैव नो एंडिंग, क्या इस सॉन्ग का कभी कोई अंत है। यानी कि जो वर्ड्सवर्थ होते हैं ये समझ ही नहीं पाते उसकी थीम क्या है, तो ये लाइनें वहाँ पर बोलते हैं। करेक्ट आंसर सॉलिटरी रीपर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। इन विच ऑफ द फॉलोइंग पोएम्स डू वी गेट द रेफरेंस ऑफ प्रोटियस एंड ओल्ड ट्रेटन। हम कौन सी पोएम में रेफरेंस पाते हैं प्रोटियस का एंड ओल्ड ट्रेटन। जो 13 का ऑप्शन है, ओड टू द वेस्ट विंड, ओड टू अ नाइटिंगेल, द वर्ल्ड इज टू मच विद अस, ओड ऑन अ ग्रे सिनर। आप सभी ने ग्रेजुएशन में एक पोएम पढ़ी होगी जिसका नाम था द वर्ल्ड इज टू मच विद अस, द वर्ल्ड इज टू मच विद अस। उसमें प्रोटियस और ओल्ड ट्रेटन का जिक्र आता है, और ये कौन थे, ये एंशियंट ग्रीक गॉड हैं। एंशियंट ग्रीक गॉड हैं जो कि कहाँ बिलोंग करते हैं, एसोसिएटेड विद सी। द ग्रीक गॉड ऑफ सी पोसेइडन एंड प्रोटियस इज अ प्रॉफिट ऑफ द सी एंड ट्रिटन हिज सन, और ट्रिटन जो होता है इनका सन होता है। तो ये लाइनें कहाँ आती हैं, द वर्ल्ड इज टू मच विद अस। ये बहुत ही फेमस पोएम है, ग्रेजुएशन में ये पोएम आपको पढ़ने को मिल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। अबाउट whom did Arnold write in his poem Memorial Verses। मेमोरियल वर्सेस में मैथ्यू आर्नल्ड लिखते हैं, ही लेड अस एज वी ले एट बर्थ ऑन द कूल फ्लावरी लैप ऑफ बर्थ। किसके लिए लिखते हैं, विलियम वर्ड्सवर्थ, विलियम शेक्सपियर, अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन या जॉन कीट्स। तो ये लाइनें लिखी गई, इसका मतलब समझ लेते हैं। ही लेड अस एज वी ले एट बर्थ, वो ऐसे लेटा हुआ जैसे कि वो जन्म के समय लेटा था। ऑन कूल फ्लावरी लैप ऑफ बर्थ, बहुत ही शांत फ्लावरी लैप यानी कि फूलों की गोंद में, जैसे कि बर्थ के समय था। तो ये लाइनें किसके लिए कहते हैं, ये लाइनें कहते हैं विलियम वर्ड्सवर्थ के लिए। मैथ्यू आर्नल्ड किसके लिए लिखते हैं, विलियम वर्ड्सवर्थ के लिए लिखते हैं। देखिए मैथ्यू आर्नल्ड ने जो विलियम वर्ड्सवर्थ के लिए लिखा था फेमस पोएम मेमोरियल वर्सेस, इस पोएम में इन्होंने क्या किया था, ही प्रेजेस हिज एबिलिटी टू सिंपथाइज विद नेचर एंड इवोक फीलिंग्स थ्रू हिज पोएट्री। यानी कि क्योंकि विलियम वर्ड्सवर्थ को हाई प्राइस्ड ऑफ नेचर कहा जाता है, ये लाइनें भी पूछ ली जाती हैं, आगे क्वेश्चन में आएगा इसलिए मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। हाई प्राइस्ड ऑफ नेचर किसको कहा जाता है, विलियम वर्ड्सवर्थ। किसने कहा था ये आगे बता दूंगा मैं। तो ये विलियम वर्ड्सवर्थ के लिए आती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15, विल नो वन टेल मी व्हाट सी सिंग्स परहैप्स द प्लेंटिव numbness flow। द above mentioned lines appear in ट्रू लव, द अनचेंजेबल, सॉलिटरी रीपर। यहाँ पर जो सॉलिटरी रीपर है, लूसी ग्रे, तो किसमें ये लाइनें पाई जाती हैं। जो हमारा 15 का करेक्ट आंसर हो जाएगा सॉलिटरी रीपर। सॉलिटरी रीपर की लाइन है, और वर्ड्सवर्थ फिर यहाँ कहते हैं, विल नो वन टेल मी, क्या कोई मुझे बताएगा व्हाट सी सिंग, वो जो लड़की है वो क्या गा रही है। परहैप्स द प्लेंटिव नम्बनेस ऑफ फ्लो, जो उसके आवाज़ में जो फ्लो में जो दर्द है वो क्या गा रही है, किसके लिए गा रही है, ये पूछ रहे हैं किसमें, सॉलिटरी रीपर में, विलियम वर्ड्सवर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। द लाइन दाई सोल वॉज लाइक अ स्टार एंड ड्वेल्ट अपार्ट appears in London 1802, The Dynast, The Unchangeable, A Consolation। तो हमारा जो 16 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लंदन 1802। जो आपकी आत्मा है, दाई सोल वाज लाइक ए स्टार, वो स्टार की तरह है, एंड ट्वेल्थ अपार, वो चमक रही है। आपकी आत्मा स्टार की तरीके से और चमक रही है। अब ध्यान रखिएगा ये लंदन 1802 किसके लिखा गया, तो हमने पिछले जो सीरीज में जॉन मिल्टन का वीडियो किया था, ये था जॉन मिल्टन के लिए।
ये किसके लिए है? जॉन मिल्टन की। इसमें विलियम वर्ड्सवर्थ जॉन मिल्टन को इन्वोक करते हैं, आह्वान करते हैं कि आप एक बार फिर से इंग्लैंड में आइए, इंग्लैंड को आपकी ज़रूरत है। ये लाइनें जॉन मिल्टन के लिए आती हैं लंदन 1802 से। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। वर्ड्सवर्थ द बॉर्डरर्स कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ प्रोज ट्रेजेडी, इपिक, वर्स ट्रेजेडी, ओड। जो विलियम वर्ड्सवर्थ का बॉर्डरर्स है वो किस कैटेगरी में आता है? तो हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वर्स ट्रेजेडी, यानी कि वर्स फॉर्म में लिखा गया है। ट्रेजेडी तो है लेकिन वर्स फॉर्म में लिखा गया है। क्या है ये? 5 एक्ट का एक वर्स ट्रेजेडी है और इसको कब लिखा गया था? 1795 1797 के बीच में, 1795-97 के बीच में लिखा है। ध्यान रखिएगा, जब ये वर्क पब्लिश करवाने के लिए पब्लिशर के पास जाते हैं तो वो कहता है कि ये मैं गारंटी देता हूँ कि वर्क आपका नहीं चलेगा, यानी कि इसके पब्लिकेशन के बाद ये चल नहीं पाएगा थिएटर्स में। तो इसीलिए विलियम वर्ड्सवर्थ जो थे इसको पब्लिश नहीं करवाते हैं और लेटर फेज में, बिल्कुल लेटर फेज में फिर इसको पब्लिश करवाया जाता है, तो इसलिए मना कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। In which poem of Wordsworth does the line "Our birth is but a sleep and forgetting"? हमारा जो जन्म है, Our birth is but a sleep and forgetting, यानी कि हम सो जाते हैं, एंड फॉरगेटिंग ये कह रहे हैं कि यानी कि हमारा जो बर्थ होता है तो हम पिछले जन्म को भूल जाते हैं, फॉरगेट कर जाते हैं, क्योंकि हम एक बार सो के वापस आते हैं तो हम भूल जाते हैं। इस लाइन का मतलब होता है, लेकिन ये लाइनें आती कहाँ हैं? टिंटन अबे, द रिक्लूज, प्रिल्यूड, इमोर्टैलिटी ओड। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम्स में पूछा गया है, खासकर यूपी टीजीटी के एग्जाम में। तो हमारा जो 18 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इमोर्टैलिटी ओड। पूरा नाम है इंटीमेशंस ऑफ इमोर्टैलिटी, रिकलेक्शन इन इंटीमेशंस ऑफ इमोर्टैलिटी फ्रॉम रिकलेक्शन ऑफ अर्ली चाइल्डहुड, ये पूरा नेम है इमोर्टैलिटी वुड का। विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा लिखा गया था और ये पब्लिश कब किया गया था? 1807। विलियम वर्ड्सवर्थ का एक कलेक्शन आया था, पोएम्स इन टू बैलून्स, उसमें ये पब्लिश किया जाता है और ये इरेगुलर पेंडारिक ओड है। ध्यान रखिएगा, ये ओड है और कभी कहीं पूछ लिया जाता है कौन सा ओड है? पिंडारिक ओड। होरेसन और पिंडार दो ऐसे राइटर हुआ करते थे जिनके नाम पर होरेसियन एंड पिंडारिक ओड आता है, तो ये एक पिंडारिक ओड है, ध्यान रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। हु रिफर्स विलियम वर्ड्सवर्थ एज एन ईवर इंड्यूरिंग मैन? किसने विलियम वर्ड्सवर्थ को ईवर इंड्यूरिंग मैन कहा था? सैमुअल जॉनसन, जॉन कीट्स, डी क्विंसी, एस.टी. कॉलरिज। जो हमारा 19 का करेक्ट आंसर हो जाएगा एस.टी. कॉलरिज। एस.टी. कॉलरिज ने वर्ड्सवर्थ को ईवर इंड्यूरिंग मैन कहा था। एस.टी. कॉलरिज, रॉबर्ट सौदे और विलियम वर्ड्सवर्थ, इनको लेक पोएट भी कहते हैं क्योंकि लेक डिस्ट्रिक्ट में रहते थे। तो अगर पूछ लिया जाए कि लेक पोएट कौन कौन है, तो विलियम वर्ड्सवर्थ, एस.टी. कॉलरिज और रॉबर्ट सौदे, ये तीनों लेक पोएट कहलाते हैं। और एस.टी. कॉलरिज ने इनको ईवर इंड्यूरिंग मैन कहा था, सतत मैन, जो हमेशा निश्चित रहने वाला, निरंतर रहने वाला। तो ध्यान रखिएगा, ये जो पोयम है, यानी कि ये जो कोटेशन है, इन्होंने द प्रेल्यूड 1806 was read to him by Wordsworth. Samuel Taylor College praises William Wordsworth and his poetic ability. इनकी पोएटिक एबिलिटी के लिए इनको क्या करते हैं? प्रेज करते हैं, प्रशंसा करते हैं। तो हमारा ये किस में आता है? प्रेल्यूड में। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। विच वर्क ऑफ विलियम वर्ड्सवर्थ इज जनरली कंसिडर्ड टू बी हिज मैग्नम ऑपस? मैग्नम ऑपस का मतलब होता है फेवरेट, जो बहुत ही बड़ा हो, फेवरेट हो, उसको कहते हैं मैग्नम ऑपस। तो किसको मानते हैं?
विलियम वर्ड्सवर्थ जनरली कंसीडर किसको करते हैं? एक्सकर्सन, प्रीफेस टू द लिरिकल बैलेट्स, गाइड टू द लेक, द प्रिल्यूड। जो हमारा 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा द प्रिल्यूड। आप सभी को पता है प्रिल्यूड बहुत ही बड़ा और बहुत ही अच्छा पोएम है, जिसमें इनकी विलियम वर्ड्सवर्थ के ऑटोबायोग्राफिकल थीम्स होते हैं, और इसी को ये मैग्नम ऑपस मानते हैं। इसको 3 पार्ट में लिखने की कोशिश की थी, लेकिन कुछ कारणवश ये पूरा नहीं कर पाए थे। तो इसका जो फुल टाइटल था प्रिल्यूड का, इसको क्या कहते हैं? ग्रोथ। पहला क्वेश्चन स्टार्ट में आया था, ग्रोथ ऑफ अ पोएट्स माइंड एंड ऑटोबायोग्राफिकल एपिक है ये। और क्या हुआ था? पोएम इन ब्लैंक वर्स। ये पोएम जो है ब्लैंक वर्स में पब्लिश हुआ था पोस्टहमसली। मैंने पहले ही बताया था, इनके मरने के उपरांत इनकी वाइफ ने, जो मैरी हचिंसन होती हैं, वो पब्लिश करवाती हैं। ध्यान रखिएगा 1850 में इनकी डेथ हुई थी, और उसी समय इट इज़ डिवाइडेड इनटू 14 बुक्स। ये 14 बुक्स में पब्लिश होती है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, और विलियम वर्ड्सवर्थ की वीडियोस और आते रहेंगे। और आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।